हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1, साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और आज हम वन शॉर्ट वीडियो में 1 से 1.5 घंटे के अंदर आज इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और तुम्हारे एग्जाम में आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में से आएगी वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा। तो तुम्हारे एग्जाम में इससे बाहर अगर कुछ भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता यार, मुश्किल है, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता देने वाला हूं इसी वीडियो में। और हाँ, अगर तुम्हें इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, मतलब वन शॉट वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़नी, बल्कि इस चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स, सारी एग्जांपल्स, सारी एक्टिविटीज के साथ हर एक छोटी छोटी चीज को भी समझते हुए पढ़ना है ना, तो इस चैनल पर 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अभी हम वन शॉट वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का जो नाम है उसमें जो 2 से 3 मोटे मोटे वर्ड यूज होते हैं उनका मतलब समझकर, अगर हम उस चैप्टर के नाम का मतलब समझ जाते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मिल जाती है कि आखिर उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें देखते हैं कौन से 2 मोटे मोटे वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ड तो मुझे दिखाई दे रहा है मैटर। ठीक है, एक वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है मैटर, दूसरा वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है सराउंडिंग्स। ये मोटे मोटे वर्ड है। अब इसमें से ये जो मैटर है ये क्या होता है, मैटर को पढ़ लेते हैं। मैटर वो हर चीज होती है, एनीथिंग जिसका कुछ ना कुछ भार होता है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, वो मैटर होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। वो हर एक चीज जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है वो मैटर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ह्यूमंस मैटर हैं। ये मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं ये मैटर है। ये बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं वो मैटर है। वो डस्टर जिससे मैं लिखा हुआ इरेज करता हूं ये भी मैटर है। और तो और तुम्हारे आसपास में सब कुछ मैटर है भाई। जिस कमरे में तुम बैठे हो वो मैटर है, जिस घर में तुम रहते हो वो मैटर है, जिस स्कूल में तुम पढ़ने जाते हो वो मैटर है, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो वो मैटर है। मोबाइल, लैपटॉप, जो कुछ भी, सब कुछ तुम्हारे आसपास में सब कुछ मैटर है। और सराउंडिंग्स का क्या मतलब होता है? सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास। तो हमारे आसपास में जितने भी मैटर हैं हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर हमारे आसपास, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मिल गई, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैटर है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ना है। अब फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं यार? देखो, किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज ना वो होती हैं जो हमें उस चीज को देखकर या उसको देखते हुए पता चलती हैं या हमें बाहर से दिख जाती है वो। जैसे अगर मैंने पानी को फ्रिज में जमने के लिए रखा तो वो जम के आइस बनेगा, है ना। अब तुम चाहो तो उसके आइस बनने तक फ्रिज के बाहर खड़े होकर देख सकते हो, वो तुम्हारे सामने भी बर्फ बन जाएगा। और अगर तुम नहीं भी देखोगे, फ्रीजर में रख के सिर्फ उसे बंद कर दोगे तो भी आइस जम जाएगी। मतलब वो तुम्हारी आंखों के सामने भी हो रहा है और तुम्हें पता चल रहा है कि भले ही पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड बन रहा है, पर रह पानी ही रहा है, चीज नहीं बदल जा रही है। तो ये जो चेंज हुआ ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमें सामने होते हुए दिखती है, जिससे वो कुछ और नहीं बन जाता, अपनी ही फॉर्म में अलग स्टेट में चला जाता है। ये होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बताया कि पानी का बर्फ में जाना फिजिकल प्रॉपर्टी है, पर दूध का दही बन जाना ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये दूध का कुछ और ही बन गया। अब तुम कहोगे भाई दही भी तो वो दूध का ही फॉर्म है ना। भाई मेरी बात सुनो, ये ना एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ना दही बनने के लिए कुछ अलग ही केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं जो हम नहीं करवाते हैं। जो हम, जैसे फ्रिज में हमने बर्फ को रखा तो उसमें से उसको कूलिंग मिल रही है और फिर वो ठंडी हो रही है। अब उसमें दूध को दही बनाने के लिए ना उसमें हम कुछ खट्टा डालते हैं, है ना। तो तुम्हारे मम्मा जरूर दही जमाते होंगे तुम्हारे घर में, मम्मा, दादी या कोई भी, उनसे पूछना जरूर, उसमें ना खट्टा डालते हैं, खट्टी दही डालते हैं या कुछ भी खट्टा डालते हैं जिस वजह से ना उसकी दही जम जाती है रात में।
तो होता क्या है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे वो दही रात में बनती है, अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं कई सारे, तो इसीलिए वो बनती है। अब तुम कहोगे सर कि ठीक है वो केमिकल रिएक्शन होता है, मान लिया, पर फिर ये बताओ कि हमने क्या इसमें मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर को नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, क्योंकि तुम्हारे इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में क्लास 9th में स्पेशली तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर को इसमें पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो तुमसे अगर यहाँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो यही आएगा कि बताओ फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बस इतना पूछा जाएगा। तो तुम ये बता सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो हमें बाहर से उस मैटर की दिखती है। ठीक है, अब मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें यह जान लिया कि मैटर क्या होता है, अब इसमें पढ़ना है कि मैटर जो है एक्चुअल बना किन चीजों से हुआ है। जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक है, मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब तुम कहोगे कैसे पता चला? भाई डिटेल्ड लेक्चर्स में ना एक्टिविटी एग्जाम्पल हर टर्म हर कंसेप्ट के थ्रू तुम्हें समझा के रख दिया है मैंने पार्टिकल से बना हुआ है कैसे। बाकी अब ये वन शॉट वीडियो तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर तुम्हें ये इतना बता देता हूं कि ये पार्टिकल से बना है। ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि अगर तुम पानी में कुछ भी चीनी या नमक डाल के घोलते हो तो वो मिक्स हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनमें ना थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर जाके सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए वहां से ये प्रूव हुआ कि ये पार्टिकल से बना है। ठीक है, और कई सारी चीजें हुई थी इसको प्रूव करने के लिए, वो डिटेल लेक्चर में बता रखी हैं, पर एग्जाम में उतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, वो इंफॉर्मेशन के लिए थी। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बताओ मैटर किन चीजों से बना है, और अगर ये पार्टिकल से बना है तो प्रूव करो कि कैसे बना है, वो भी बता दिया। उसके बाद मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में इसके रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद ये जानना जरूरी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये बहुत छोटे होते हैं। तुम जितना छोटा सोच सकते हो ना किसी एक चीज को, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो किसी भी चीज के बारे में कि ये कितनी छोटी होगी, ये उससे भी ज्यादा छोटे होते हैं। और किसी एक मैटर में ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी एक मैटर में। कोई भी मैटर पकड़ लो, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसमें। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना जान लिया मैटर क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, मैटर की एग्जांपल क्या होती है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, और उसके अंदर आने वाले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैटर किस चीज से बना है, पार्टिकल से बना है। और पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पर बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे। चलो नोट करो। तो चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर मैं समझ लूं ये पड़े हुए हैं तो इनमें भले ही बहुत कम स्पेस हो बीच में, पर है साथ में जुड़े नहीं होते कभी भी किसी भी चीज में, चाहे वो चीज सॉलिड ही क्यों ना हो। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, यानी वो अपनी एक जगह पे कभी भी टिक के नहीं बैठते, मूव ही करते रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि कभी वो बहुत तेज मूव करते हैं और कभी बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, पर हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, पर अलग अलग स्टेट में इसकी अट्रैक्शन अलग अलग होती है। जैसे सॉलिड स्टेट में ये अपने आप को, मतलब एक दूसरे के पार्टिकल्स को, एक पार्टिकल अपने आसपास के पार्टिकल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में भी बहुत ज्यादा कम। देखो जैसे कि सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, इतने आप पास पास में समझ लो। ठीक है, ये हो गई सॉलिड की बात। अगर मैं तुमसे कहूं लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में, तो लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड जितने पास पास में नहीं होते, थोड़ी दूर दूर होते हैं।
और अगर मैं बात करूं गैस के पार्टिकल्स की, तो भाई गैस के पार्टिकल्स तो इतनी दूर दूर होते हैं कि बस क्या ही बताऊं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, यहां पर कम है, और यहां पर तो बहुत ही कम है। ये गैस का फॉर्म है, ठीक है। तो अट्रैक्शन कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, पर होती हर स्टेट में है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो तुमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और भी कई तरीके से सेम क्वेश्चन आ सकता है। आंसर यह होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर करके ये लिख दो तीनों, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, और एक होता है गैसियस स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट, हम हर एक स्टेट को समझने के लिए उस स्टेट की एक एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सॉलिड स्टेट के लिए समझ लो ये डस्टर सॉलिड है। अब देखो इसकी डेफिनेट शेप है, अगर मैं इस डस्टर को दबाऊंगा या खींचूंगा तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। तो डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप होने का मतलब शेप चेंज नहीं हो रही है, एक ही तरह की वही पड़ी हुई है। इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम का मतलब है कि कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है। तो तुमने देखा ही, अगर मैं इसको दबाऊंगा या खींचूंगा उससे इसकी शेप तो चेंज नहीं हो रही। और ऐसा नहीं है कि अभी ये अगर इतनी जगह घेर रहा है तो इसमें कोई भी चेंजेस करने पे ये इतनी सारी जगह घेर रहा है, ऐसा तो नहीं है। वॉल्यूम फिक्स है, जितनी पहले जगह घेर रहा था उतनी बाद में घेरेगा, तो वॉल्यूम फिक्स है। डेंसिटी इसकी हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, मास कम तो वॉल्यूम कम। और हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर हम तीनों को देखें तो उसमें से सॉलिड वालों का मास सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास में होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो मूव बहुत कम करते हैं, है ना। तो उस वजह से ये बहुत ही कम जगह में सिमट के रह जाते हैं, इसका मास बहुत कम जगह में इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से इसका मास इन तीनों स्टेट्स में से सबसे ज्यादा हो जाता है। तो इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा हो जाती है। आया समझ? डेंसिटी ज्यादा है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी होती नहीं है, यानी इसको दबाया ही नहीं जा सकता यार, मतलब दबा के इसकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता है, ये कंप्रेसिबल नहीं है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होने का मतलब है ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड के लिए तुम पानी का एग्जांपल ले लो। सोचो, पानी तो पता ही क्या होता है। अब पानी की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, क्योंकि पानी को हम जिस भी कंटेनर में डालें, चाहे ग्लास में डालें, जग में डालें, बॉटल में डालें, वो उसी शेप का हो जाता है, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं है। उसके बाद वॉल्यूम फिक्स है, ये बात तो है भाई, क्योंकि पानी भले ही अपनी शेप चेंज करता रहता है पर एक्चुअल में होता तो उतना ही है। समझो अगर पानी पहले एक वाटर बॉटल में पड़ा था और वाटर बॉटल में वो पानी जो है वो 1 लीटर है, 1 लीटर है, और वही 1 लीटर पानी अब तुमने किसी बड़े से जग में डाल लिया, तो अब भले ही पानी की शेप जग वाली हो गई है पर पानी तो 1 लीटर ही है, उसमें वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुई, जगह तो 1 लीटर ही घेर रहा है ना वो। तो वही बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम फिक्स है। उसके बाद इसकी मीडियम डेंसिटी होती है, क्योंकि लिक्विड, सॉलिड और गैस में से लिक्विड का जो मास है वो मीडियम होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं तो आता है, तो फिर इसीलिए उसकी डेंसिटी भी मीडियम होती है। उसके बाद कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, पर यहां पर एक चीज है कि सॉलिड से ज्यादा इसको कंप्रेस किया जा सकता है पर गैस से कम ही होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है पर लिक्विड सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल है पर गैस से कम कंप्रेसिबल है। गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, गैस जो है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैस की सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। और गैसियस स्टेट में अब डेफिनेट शेप की बात करें, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अगर मैं गैस की बात करूं तो यार देखो, गैस जो है हमारे आसपास में, एयर में कई सारी गैसेज हैं, तो वो इस रूम की शेप ली हुई है, अभी हमें दिख नहीं रही है वो बात अलग है, पर इस रूम की शेप में है वो। अब जो हवा में बाहर गैसेस हैं वो बाहर उसकी शेप की हैं, तो यानी गैसेस की अपनी कोई शेप है ही नहीं, तो गैसेस की भी अपनी कोई शेप नहीं है, उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है यार। क्योंकि देखो
परफ्यूम की बोतल में अगर गैस को लिक्विफाई करके बंद कर दिया, अब तुम कहोगे सर गैस लिक्विफाई कैसे होती है? देखो, अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं ना, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उससे हम गैस को बहुत तरीके से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारे घर में जो सिलेंडर आता है एलपीजी, उसमें भी गैस को लिक्विड फॉर्म में डाला गया होता है सिलेंडर के अंदर। वैसे ही तुमने देखा होगा परफ्यूम की जो बॉटल्स होती हैं उसमें तुम्हें लिक्विड दिखता होगा, पर एक्चुअल में वो लिक्विड नहीं होता, वो गैस ही है जिसको परफ्यूम की बोतल के अंदर लिक्विफाई करके डाल रखा है, कंप्रेस करके डाल रखा है। ठीक है, तभी तो तुम जब उसको छिड़का करते हो तो बाहर गैस निकलती है ना। तो इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। वॉल्यूम क्यों फिक्स नहीं होती? कि परफ्यूम की बोतल में से जब तुम स्प्रे करते हो कुछ चीज़, तो वो गैस बाहर निकल जाती है थोड़ी सी, तो परफ्यूम की बोतल के अंदर से वॉल्यूम कम होगी कि नहीं होगी? अगर वॉल्यूम में चेंज आ गया, वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम फिक्स ही नहीं है, तो वॉल्यूम फिक्स कैसे हुई? नहीं हुई ना, नहीं हुई। डेंसिटी सबसे लो होती है इसकी। क्यों? क्योंकि इसका मास सबसे कम होता है। मास कम, डेंसिटी कम। मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, याद है ना? तो मास बहुत कम, डेंसिटी सबसे कम, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा। तभी तो इसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि हमें पता है कि गैस में अगर इतने ज़्यादा दूर दूर है सारे पार्टिकल, देखो इतने दूर दूर पार्टिकल हैं, तो मैंने क्या किया, इसको रख दिया एक कंटेनर में, और ऊपर से ये मैंने रख दी पिस्टन, और ये पिस्टन को यहां मैंने ऊपर से पकड़ा और दबा दिया। तो हुआ क्या कि जब मैंने इसको दबाया तो ये गैस के सारे पार्टिकल एक दूसरे के ना बिल्कुल पास पास में आ गए। फिर देखो, जब मैं इसको दबाऊंगा तो क्या होगा? ठीक है, ये देखो, अब मैंने क्या किया, उसको दबाया, इसको मैंने कर दिया ऐसे नीचे दबा के, मैंने उसको दबाया और नीचे कर दिया। अब वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास में आ गए। अब यहां पर भी समझ लो पार्टिकल थे, तो वो एक दूसरे के पास पास में आ गए। अब वो गैस के इतनी दूर दूर वाले पार्टिकल पास में आके लिक्विड बन गए। और ज़्यादा पास में लेके आएंगे तो सॉलिड भी बन सकते हैं, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी लगानी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ठीक है, हो गया। हाँ, एक चीज़ और है, ये जो गैसेस वाली चीज़ है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो तुमसे एग्जाम में ना हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ड्राई आइस का एग्जाम्पल। ड्राई आइस क्या होती है? दरअसल ना कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हें पता होगा, एक गैस होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस को कंप्रेस करते हैं ना, उसको उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसे दबाते हैं, तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना लिक्विड में कन्वर्ट होने की जगह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, उसको ड्राई आइस कहते हैं। उसको ड्राई आइस कहते हैं। तो ये जो ड्राई आइस होती है, अगर तुमसे ना एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि बताओ ड्राई आइस क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होती है। और तुमसे पूछा जा सकता है कि ड्राई आइस कहाँ कहाँ यूज होती है। जो भी आइसक्रीम्स वगैरह अगर तुम किसी लेने जाते हो, किसी बड़े से आइसक्रीम पार्लर में जाते हो, तो वो तुम्हें ना जो आइसक्रीम है वो ड्राई आइस में डालकर देते हैं ताकि वो पिघल ना जाए। ये इसका हो सकता है। और तो इससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। वैसे ड्राई आइस बनाने के लिए हमें टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर डन हो गया, स्टेट्स ऑफ मैटर डन हो गया। करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट आती है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जान लिया, ड्राई आइस के बारे में जान लिया, एलपीजी के बारे में जान लिया, परफ्यूम की बोतल के अंदर जो गैस लिक्विफाई करके डाली जाती है उसके बारे में जान लिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो पहले। तो चलो अब हम पढ़ते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो भाई हाँ, कर सकता है। मैटर अपनी स्टेट चेंज कैसे कर सकता है? इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर होता है और दूसरा होता है प्रेशर। तो पहले टेम्परेचर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें वन शॉट वीडियो के हिसाब से सब कुछ अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, या टेम्परेचर के चेंज करने से
स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होती है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखते हैं। इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें इसका इफेक्ट समझा देता हूं। देखो होता क्या है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स जो हैं पड़े हुए हैं और मैं इन पार्टिकल्स को हीट कर देता हूं, नीचे से आग लगा के मैंने इनको हीट कर दिया, तो हुआ क्या इस चीज से, जब मैं इन्हें हीट करूंगा तो हीट करने का मतलब है मैं यहां का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। अब तुम कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है कि जैसे अगर किसी भी चीज़ को हम एनर्जी दें जिससे वो बहुत तेज़ी से मूव करने लगे, तो वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बाकी डिटेल में ये क्या होती है डिटेल लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बाकी वन शॉट वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट चीज इतनी जान लो बहुत है कि किसी भी पार्टिकल के मूव करने की एनर्जी को, कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। धीरे मूव करेगा तो कम काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और इसको टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है इसे हीट एनर्जी देना। हीट एनर्जी इसमें देंगे तो वो बढ़ेगी, तो उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी पार्टिकल्स अब बहुत तेजी से इधर उधर इधर उधर मूव कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही तेज एक पार्टिकल जो है अपने आसपास वाले पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा और थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम किसी भी स्टेट को हीट करते हैं तो वो हीट होकर उसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो स्टेट में चेंज आता है। जैसे सॉलिड को हीट करेंगे पार्टिकल दूर जाएंगे, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल और ज़्यादा दूर दूर जाएंगे तो सॉलिड गैस बन जाएगा। तो इसी तरीके से टेम्परेचर जो है उसके चेंज होने से स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, और अब टेम्परेचर वाली इस चीज़ में हमें ये कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम टेम्परेचर में जिस टर्म को पढ़ते हैं वो होती है मेल्टिंग पॉइंट। अब पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अभी जो कुछ भी लिखा है ना वो भूल जाओ, सिर्फ जो जो मैं तुम्हें अंडरलाइन करके समझा रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करो और जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना या लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा पॉइंट जब एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट पर उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगर तुमसे एग्जाम में पूछी जाए कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो वो होगी द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड और सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये सॉलिड का होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट करने का मतलब है ये दर्शाता है, इंडिकेशन देता है, हमें बताता है कि वो जो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बना है उस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। कैसे? जैसे अगर कोई सॉलिड बहुत जल्दी मेल्ट हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ गया, तो इससे हमें क्या पता चला कि उसके पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी अलग हो गए। पर अगर कोई ऐसा सॉलिड है जो बहुत टाइम लिया मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लेट आया, इसका मतलब उस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये इंडिकेशन हमें मिल गई। उसके बाद
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ये होता है एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, या तो मैं कहूं तो उस पॉइंट पर, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपराइज और लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस इज कॉल्ड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन बोलता हूं, शायद मैं थोड़ा सा अटक गया इसमें। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस और लिक्विड स्टेट्स स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, वो वाला टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, वो वाला टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उस सॉलिड की जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, अब सबसे पहले ये फ्यूजन क्या होता है ये बताता हूं मैं तुम्हें, फिर इस पूरे टर्म को समझेंगे, ये पूरी चीज को समझेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, उससे पहले फ्यूजन क्या होता है। जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं और ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस हुआ सॉलिड को हीट करके उसका लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। अब तुम कहोगे सर इसे तो मेल्टिंग कहते थे, फ्यूजन भी कहते हैं, मेल्टिंग भी कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं। और हाँ, अगर तुमसे एग्जाम में किसी ने पूछ लिया ना कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट करने पर, तो वो प्रोसेस को तुम फ्यूजन लिखोगे, मेल्टिंग मत लिख देना। फ्यूजन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक और मॉडर्न वर्ड है इस चीज़ के लिए। पेपर में और एग्जाम में फ्यूजन वर्ड लिखोगे तो सही होगा ही होगा, मेल्टिंग वाला होगा या नहीं इसको मैं पक्का नहीं कह सकता। आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सबसे पहले तो इस टर्म को पढ़ने से पहले इसको तो पूरा पढ़ ले पहले। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो छुपी हुई हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली ये जो हीट है, ये तुम क्या कहना चाहते हो, वो छुपी हुई है? नहीं, छुपी तो नहीं हुई है, पर वो बहुत ही छुप के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे, बताता हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जैसे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट बोला। और जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है ना सॉलिड लिक्विड में, तो जब तक सॉलिड लिक्विड में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो जाता, उतने के बीच का टेम्परेचर ना बढ़ता है ना कम होता है। तो उस टाइम पर जो हीट एनर्जी हम सॉलिड को दे रहे होते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, सॉलिड को दे रहे होते हैं अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, उस हीट एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आया समझ? यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कोई टेम्परेचर नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक हीट एनर्जी है जो हम सॉलिड को दे रहे होते हैं उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। और वो हीट एनर्जी जो हम उसको स्टेट चेंज करने के लिए दे रहे होते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता। जैसे अगर तुमने एक आइस को जिसका टेम्परेचर माइनस में है उसको हीट करना स्टार्ट किया, नीचे उसके आग लगा दी, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो वो धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। माइनस, पहले समझ लो -20 था, फिर -10 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर 0 हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक वो जो आइस है मतलब
तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक वो आइस जो है पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहने वाला है। जब लिक्विड में पूरी तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगी ना आइस, तब 0 डिग्री सेल्सियस से फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन होगी द हीट एनर्जी that is required to convert 1 kg of solid into liquid at its atmospheric pressure at its melting point, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेशन भी बता दी मैंने। उसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो यार, वेपराइजेशन क्या होती है? जब भी लिक्विड सॉलिड में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। और लेटेंट हीट का मतलब तुम्हें पता ही है, छुपी हुई हीट। तो अब इसका क्या मतलब है ये भी तुम्हें समझ आ गया होगा कि लिक्विड जो है ना, जब आइस जो है जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो वाटर को जब हम दोबारा हीट करते ही रहते हैं मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को भी हम हीट करते रहेंगे तो होगा क्या कि वो जो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर था फिर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री करते करते ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा एक पॉइंट पे। तो उस 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वो पहुंचेगा तब वो वेपर्स में या भाप में या गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक वो लिक्विड पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो अब वो जो हीट एनर्जी हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए दे रहे हैं, उसकी स्टेट चेंज होने के लिए दे रहे हैं, उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेफिनेशन भी क्लियर है। अब ये 4 टर्म्स पढ़ने के बाद टेम्परेचर में एक यूनिट कन्वर्जन वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब देखो, इन चीज़ों को भूल जाओ। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो तुम बताओगे कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है केल्विन। अब तुम कहोगे सर एसआई यूनिट क्या होती है और ये केल्विन क्या है? यार देखो, एसआई यूनिट वो होती है जो भी हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी यूनिट कहते हैं वो एसआई यूनिट है और हर जगह पे वो सेम ही चलती है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपना भार किस यूनिट में नापते हो, तुम कहोगे केजी में। जैसे मेरा भार जो है वो 60 kg है, 60 kg है, कईयों का 70 होगा, कईयों का 40 होगा, कईयों का 50 होगा, तो केजी में नापा ना। जैसे मास इधर लिखता हूं, जैसे ये देखो मास है, मास को हम किस में नापते हैं? केजी में। तो केजी जो है वो मास की एसआई यूनिट हुई। एसआई, वैसे तो मास की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं, जैसे ये किलोग्राम है, मास की यूनिट जो है वो ग्राम भी हो सकती है, केजी भी हो सकती है, जी भी हो सकती है, पर हम केजी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि केजी उसकी एसआई यूनिट है। किसी भी एक चीज की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं पर हम यूज करते हैं एसआई यूनिट ज्यादातर। ठीक है, इसी तरीके से जो टेम्परेचर होता है ना भाई, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होती है। और अगर तुम्हें कोई भी कहीं पर भी टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाए और तुम्हें कहा जाए कि इसको इसकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, या कहा जाए कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो तुम कैसे करोगे? डिग्री सेल्सियस में अगर तुम्हें कोई भी टेम्परेचर दिया है और तुम्हें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो तुम 273 को उसमें ऐड कर दोगे। जैसे अगर तुम्हें दिया 100 डिग्री सेल्सियस और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, या 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसके एसआई यूनिट में कितना होता है, तो तुम क्या करोगे? 100 में 273 को ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा 373। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है।
ठीक है, अगर तुमसे पूछ दे भाई 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, अब 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करेंगे, 273 ऐड किया तो कितना बन गया 273 केल्विन। 0 + 273 कितना हुआ 273, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ 273 केल्विन हुआ। बताओ समझ गए? ठीक है सर, अगर चलो ठीक है सर आपने बता दिया डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 को ऐड करेंगे। अब बताओ सर कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा करना हो तो 273 को माइनस कर दो। सोचो जैसे यहां पर तुम्हें 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया था और केल्विन में तुमने कन्वर्ट किया 373 केल्विन। अगर तुम्हें दे दिया कि 373 केल्विन टेम्परेचर है, बताओ ये केक कैसा गंदा सा बन गया रे। 373 केल्विन टेम्परेचर है और बताओ डिग्री सेल्सियस में ये कितना होगा, तो कैसे बताओगे? इस 373 केल्विन में से हम 273 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 100। तो ये मतलब कि 373 केल्विन जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, क्योंकि उसमें से माइनस करके 100 आंसर आया समझ? ओके, तो इसमें हमने पढ़ लिया कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है क्या, तो हमने कहा हाँ कर सकता है। उसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ लिया। टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हुए हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए जो तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला था मेल्टिंग पॉइंट, फिर हमने डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में हमने सीखा, डिग्री सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, ऐसा यूनिट केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, सब कुछ देख लिया। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेशर के चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज हो जाती है, या फिर प्रेशर के चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर पर। अब देखो ये मैंने तुम्हें पहले ही डिस्कस कर लिया है, सच्ची बताऊं तो ये टॉपिक आने से पहले ही इस टॉपिक को मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया है इसी वीडियो में। बताओ कहां? जब मैंने तुम्हें बताया था कि गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, उसको कंप्रेस करके, उस पर प्रेशर अप्लाई करके, कंप्रेस करके, फिर उस गैस को लिक्विफाई करके उसको कई जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे तुम्हारे घर में सिलेंडर्स वगैरह आते हैं एलपीजी के, परफ्यूम की बॉटल में हम गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और तो और हमने इसमें वो ड्राई आइस का एग्जांपल भी देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर में बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ जो इस टॉपिक में आती हैं, है ना। तो मैंने तो तुम्हें उस स्टेट्स ऑफ मैटर बताते हुए, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो टॉपिक था उसमें गैस की प्रॉपर्टीज़ बताते हुए मैं तुम्हें इसके सारे इफेक्ट्स बता चुका हूँ। तो वही सब सेम चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही हैं, उनके प्रोसेसेस के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे जब मैं सॉलिड को हीट करूंगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। फिर जब लिक्विड को हीट करेंगे और वो गैस में कन्वर्ट हुआ तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। फिर गैस को मैंने ठंडा किया और हुआ क्या कि गैस जो है वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना, तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिपोजिशन। अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना जब सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। इतना पता चल गया, सीधे प्रोसेस पता चल गए। अब उल्टे प्रोसेस देखते हैं। जब सॉलिड को हम हीट करें या फिर हम हीट ना भी करें और सीधा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहेंगे सब्लिमेशन। अब इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। कौन सा? कैम्फर का। कैम्फर ये क्या होता है? ये जो कैम्फर है ये सॉलिड होता है और ये थोड़ी देर बाद सीधा गैस में कन्वर्ट होता है लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना, और ये जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्जन होती है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। अब तुम कहोगे सर कैम्फर क्या होता है? भाई कैम्फर फिनाइल की गोलियां यार, तुम्हारे घर में कितने लोग यूज़ करते होंगे उसको। तुमने कई बार पब्लिक वॉशरूम्स में भी उसे देखा होगा, वॉश बेसिन में डले हुए, और भी कई जगह पर डले हुए देखा होगा। तो सॉलिड जब सीधा गैस में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, गैस को अगर हम ठंडा करें और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं।
और लिक्विड को अगर हम ठंडा करें और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस लिखे हुए हैं इंटर कन्वर्जन्स के सॉलिड लिक्विड गैस में। स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होती हैं उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर को डिटेल में डिस्कस कर लिया, प्रेशर को ऑलरेडी हम कर चुके हैं और मैंने अभी भी थोड़ा सा बता दिया। इंटर कन्वर्जन्स के प्रोसेसेस को याद कर लो, पढ़ लो, इनकी डेफिनेशन को रट लो, घोल के पी जाओ। आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन को। अब कई सारे स्टूडेंट्स ना इस इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। वेपराइजेशन क्या होता है? जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। हमें यह पता है कि हर अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, और वैसे ही किसी और लिक्विड का कुछ और होगा। तो उसी तरह से जब भी कोई भी एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट आने पर तब हम कहते हैं कि वो वेपराइजेशन है। पर जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही, तो फिर वो आता है इवेपोरेशन के अंडर। आया समझ? यानी इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में इतना ही फर्क है कि वेपराइजेशन में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट आने पर इसमें लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड melts नहीं एक्चुअली, liquid starts converting into gas below its boiling point is known as evaporation। ठीक है, वेपराइजेशन की डेफिनेशन वही है जो बॉइलिंग पॉइंट की है, डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या होती है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन हो गई, इवेपोरेशन हो गया। अब इवेपोरेशन होता कैसे है? जब भी वो लिक्विड जो है अनकवर्ड पड़ा हो, सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में पड़ा हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में पड़ा हो, तो होता क्या है कि उन लिक्विड के जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स से हीट एनर्जी को लेकर अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आसपास वाले पार्टिकल्स से कम करते हैं और वहां से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आया समझ? इस तरीके से होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए क्या होना चाहिए? जो लिक्विड है वो अनकवर्ड होना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए और उस सराउंडिंग्स से उस लिक्विड के पार्टिकल हीट एनर्जी लेते हैं और फिर वो एनर्जी लेके अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर अपने आसपास वाले पार्टिकल्स से जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करते हैं और वहां से आजाद हो जाते हैं और गैस बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे होती है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे इवेपोरेशन तेज या धीरे होती है? सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होने का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा रखेंगे तो उसमें इवेपोरेशन तेजी से होने वाली है। कैसे? क्योंकि जब भी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए तुम जाते हो या तुम्हारे मम्मा जाते हैं तो तुमने देखा होगा कि वो कपड़े फैला के डालते हैं सुखाने के लिए, ऐसे एकदम इकट्ठा करके नहीं ढक देते कहीं पे। तुम सोचो तुम कपड़े सुखाने के लिए जा रहे हो, अगर तुम नहीं गए तो अपने मम्मी को तुमने देखा होगा, क्या कोई कपड़ा तुम्हें ऐसा दिखा है कि वो बिल्कुल ऐसे एकदम आसपास में जोड़ के कहीं पे भी ऐसे इकट्ठा करके रख दिया हो? नहीं ना, फैला के डालते हैं ना, चूड़ियाँ वगैरह लगा के, चूंडियाँ बोल रहा हूँ, चूंडियाँ, क्लिप्स वगैरह लगा के, है ना। तो सरफेस एरिया वो बढ़ा के क्यों रखते हैं? क्योंकि उससे इवेपोरेशन तेजी से होती है। इवेपोरेशन यानी कि जो तुम्हारे कपड़े हैं वो गीले होते हैं पानी से, तो उस पानी को भाप बना के उड़ाना, उसको जल्दी सुखाना आसान हो जाता है। उसके ऊपर जो लिक्विड, उसके ऊपर जो पानी होता है कपड़ों के ऊपर, वो आसपास की सराउंडिंग्स से एनर्जी लेकर कपड़े से जुदा हो जाता है, गैस बन जाता है इवेपोरेशन के जरिए। तो वो जल्दी होगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यानी सरफेस एरिया अगर ज्यादा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अब देखो यार, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा।
क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा तुम्हें पता ही है, इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी। अब सर ह्यूमिडिटी क्या होता है? यार देखो, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। नहीं पता चला? ह्यूमिडिटी यानी कि यार हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एयर में, हमारी हवा में जितने वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, जितने पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, या समझ लो जितना पानी प्रेजेंट होता है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर आसपास में ज़्यादा पानी प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा, कम है तो ह्यूमिडिटी कम। जैसे कि रेनी डेज में, बारिश के मौसम वगैरह में वाटर वेपर हमारे आसपास में या हवा में ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। पर ऐसी नॉर्मल डेज में या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो वही आसपास के में वाटर वेपर बहुत कम होते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर आसपास में वैसे गीलापन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन होना भी मुश्किल हो जाएगा ना। क्योंकि आसपास से वो हीट एनर्जी किससे लेगा यार? वो खुद पानी है जो भाप बन के उड़ना चाहता है अपनी सराउंडिंग्स से एनर्जी लेकर। अब सराउंडिंग्स में ही खुद पानी है तो वो क्या पानी से एनर्जी लेगा? अगर पानी तो उल्टा उसके पास आके और जुड़ जाएगा, वो तो और गिल्ला हो जाएगा। और गिल्ला नहीं भी हुआ तो इवेपोरेशन होने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है विंड स्पीड की। विंड स्पीड यानी कि हवा। अब जितनी तेज हवा होगी उतनी ही तेज इवेपोरेशन होगी। क्योंकि अगर तुमने कपड़े सुखाने के लिए डाले या तुम्हारे मम्मा ने कपड़े सुखाने के लिए डाले, तो उस टाइम पर तुम्हारे कपड़े जो गीले हैं उसके ऊपर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है उस पे ऐसे हवा आएगी बहुत तेज, तो उसके ऊपर जो पानी के मॉलिक्यूल है वो भी हवा के साथ उड़ के चले जाएंगे। तो जितनी तेज हवा उतनी तेज वो पानी के मॉलिक्यूल हवा के साथ चले जाएंगे और उतनी तेज तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे, उतनी तेज इवेपोरेशन हो जाएगी। चलो जी, आखिरी चीज इस चैप्टर की वो है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। कि इवेपोरेशन जो है वो ठंडक का एहसास देता है। तो मैंने तुम्हें बताया कि इवेपोरेशन होती कैसे है, मैंने बताया ना तुम्हें इवेपोरेशन होती कैसे है। जब भी हम वाटर को या किसी भी लिक्विड को अनकवर्ड रख देते हैं, ढका नहीं रखते हैं, तो वो अपनी सराउंडिंग्स से एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेता है, अपने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बताया मैंने। अब ये अपने सराउंडिंग्स में आसपास से जहां से गर्माहट लेता है वहां वो ठंडक का एहसास छोड़ देता है। आया समझ? जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि तुम्हारे आसपास में हाँ, एसीटोन, पता तुम्हें क्या होता है? एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर होता है। तुम्हारे मम्मा, दीदी या कोई भी लेडी को तुमने देखा होगा, वो नेल पेंट रिमूव करने के लिए ना वो कॉटन पे थोड़ी सी नेल पॉलिश रिमूवर लेते हैं और फिर अपने रब कर लेते हैं अपने नेल पॉलिश वगैरह को उससे। तो उसको ना अपने हैंड की पाम पे यहाँ पे रख के देखना, रख के देखोगे और थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि वो भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब इवेपोरेट हो जाएगा। अब वो जो इवेपोरेट होने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से लेगा? वो तुम्हारे हाथ में से लेगा, तुम्हारी बॉडी में से लेगा। अब वो उसने तुम्हारी बॉडी में से हीट एनर्जी ली, गर्माहट ली, तो वो यहाँ ठंडक का एहसास छोड़ जाएगा, तुम्हें यहाँ पर ठंडा ठंडा लगेगा। तो इसका मतलब कि वो इवेपोरेशन हुई और पीछे से कूलिंग का इफेक्ट छोड़ गई। तो इवेपोरेशन ने क्या की? कूलिंग। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग करती है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ठीक है। और हाँ, ये जो इवेपोरेशन से कूलिंग होने के ना 3 एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक है कॉटन क्लोथ्स का एग्जांपल, एक है आइस वाटर के ग्लास के बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं उसका एग्जांपल, और अर्थन पॉट यानी मटके का एग्जांपल। और ये तीनों एग्जांपल मैंने लेक्चर नंबर 4 में, जब मैं ये इवेपोरेशन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा था ना, कूलिंग वाला, तो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, सारी डेफिनेशन और सारे इंपॉर्टेंट सारी ट्रिक्स के साथ। अगर तुम्हें उन तीनों एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तीनों एग्जाम्पल्स में से पेपर में क्वेश्चन 110% गारंटीड है, आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर इवेपोरेशन में से क्वेश्चन आए तो वो ना आए, वो तो आएगा। इसीलिए लेक्चर नंबर 4 के एंड में मैंने वो तुम्हें बता रखा है।
तो जाके एक बार देख लेना इन तीनों एग्जाम्पल्स को। और मुझे लगता है फ़ोन थोड़ा सा हिल गया, मैं ज़रा देखूँ कैमरा तो ठीक है, हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, तो कुछ थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया, पर मैं फिर भी एक बार ना तुम्हारी बुक में से चेक कर लेता हूँ। अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ रह गई है ना, तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, तब तक तुम नोट करो, मैं देखता हूँ। तो तुम्हारे एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ों में से सिर्फ ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली रह गई हैं, जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है। वैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैंने जितना बता दिया, और ये चीज़ें भी जितना मैं बता चुका हूँ उतने में से ही है। पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे बताने के बावजूद भी तुम थोड़ा एक्स्ट्रा सोचकर उस चीज़ का आंसर नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए मैंने तुम्हें ये बता दिया है, वरना इसके बाद तो चैप्टर खत्म है ही। आगे जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो सॉलिड के पार्टिकल्स की सबसे कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल है वो आपस में बहुत ही जुड़े जुड़े से रहते हैं, तो इनके आसपास के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब एक पार्टिकल के आसपास वाले पार्टिकल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं। मतलब थोड़ी बहुत स्पेसेस तो हैं इनके बीच में, पर वो बहुत कम है, तो उस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। लिक्विड में थोड़ी दूर दूर है तो काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा है, और गैसेस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं पार्टिकल्स के, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, तो सॉलिड में ये जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, ये थोड़ी ऑर्डर्ड वे में होती है, मतलब सही ऑर्डर में होती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे बहुत कम स्पेस बीच में जुड़े हुए, बहुत कम मूव कर रहे हुए, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके की ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। लिक्विड में बात करें तो इसमें कुछ लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स टाइप अरेंजमेंट होती है, कि ऐसे लेयर्स होती हैं पार्टिकल्स की, ठीक है, जैसे एक एक ऐसे लेयर में होते हैं। गैस की बात करूं तो इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, रैंडमली यानी कि कहीं भी पार्टिकल इधर उधर तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत कम है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है पार्टिकल के बीच में, तो इस तरीके का ऑर्डर होता है। उसके बाद जो बॉइलिंग होता है ना, ये एक बल्क फिनोमेना है, यानी कि अगर मैं किसी एक लिक्विड को बॉयल कर रहा हूं और वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आकर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है, तो वो बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना होने का मतलब है कि सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में। बल्क का मतलब होता है होल, WHOLE, होल इसका मतलब होता है सारा। बल्क फिनोमेना का मतलब होता है कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हम हीट कर रहे हैं, वो सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। पर जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, यानी कि अगर मेरे पास ये पानी है और ये मैंने कोई हीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको ना ऊपर से अनकवर्ड रखा, यानी कि सराउंडिंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा, ऊपर से कवर नहीं किया पानी को, तो होगा क्या, इसके जो सिर्फ सरफेस वाले ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये वाले सरफेस वाले, सिर्फ ये अपनी सराउंडिंग्स से हीट एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेंगे, उड़ के चले जाएंगे। सरफेस वाले पार्टिकल्स ओनली, नीचे वाले बाद में करेंगे, और हो सकता है कि ये सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो भी ना, तो इसीलिए इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। अरेंजमेंट कैसे होती है, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूं। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमने क्लास 9th के साइंस का ये चैप्टर 1 डिटेल में करवाकर एक रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी है। साइंस के क्लास 9th का चैप्टर 1 इतनी डिटेल में पूरे यूट्यूब में शायद ही किसी ने करवाया हो। डिटेल्ड लेक्चर्स में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज़ को आसानी से समझाया, सारी टर्म्स को डिस्कस किया, सारी डेफिनेशंस को डिस्कस किया, सारी एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया, और तो और
लाइन बाय लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी की हर इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने यहाँ पे लिखकर तुम्हें समझाया। उसके बाद आज की इस वन शॉट वीडियो में, उस 4 लेक्चर्स के बाद इस वन शॉट वीडियो में इस पूरे चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैंने तुम्हें समझा दिया। अब तुम्हारे एग्जाम में अगर इसके बाहर कुछ आ जाए ना तो मुझे बताना। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ आया हो, ये वन शॉट वीडियो अच्छी लगी हो, डिटेल लेक्चर्स अगर तुमने देख लिए हैं तो वो तुम्हें अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो यार इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर ऐसे ही और चैप्टर्स मुझसे पढ़ना चाहते हो तो सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो ताकि कोई और चैप्टर भी अगर आए क्लास 9th का जो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। तो मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।